गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नवरत्न है और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, मैं नॉर्मन लुइस की पूरी जो बुक है उसको चैप्टर वाइज कवर करवा रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और ये आज आपका तीसरा चैप्टर है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप उन 2 चैप्टर्स को देखिए, उसके बाद 3rd नंबर पे आइए। ओके, और याद रखना ये जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वोकेबुलरी के लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्प आपको करेगी बुक। ओके, सो आज का जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली क्या है, चैप्टर्स 3rd है और इस चैप्टर्स का नाम है प्रैक्टिशनर्स। ओके, और मैंने जो 2 चैप्टर्स कवर करवाए हैं उसमें पहला है पर्सनालिटी के रिगार्डिंग और सेकंड है डॉक्टर्स के रिगार्डिंग और 3rd जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली आपको ये समझना है कि ये प्रैक्टिशनर्स होते क्या हैं। बेसिकली ये जो होते हैं ये एक्चुअली में ट्रेनिंग करते हैं या किसी न किसी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और इनके पास उस फील्ड के बारे में क्या होता है, एक प्रॉपर नॉलेज होता है। धीरे धीरे इंक्रीज भी होता है, इनहेंस भी होता है। तो याद रखना आज के जो टर्म्स हैं वो ज़्यादातर इसमें जो प्रैक्टिशनर्स आपको देखने को मिलेंगे वो मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग ही मिलेंगे, मतलब मेडिकल फील्ड से संबंधित आपको मिलेंगे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लिखे हुए टर्म्स हैं दीज आर, हाँ क्या है, ये एटमोलॉजी हैं। एटमोलॉजी का मतलब इसमें कुछ प्रीफिक्स होंगे, इसमें कुछ सफिक्स होंगे। यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इसमें से कुछ प्रीफिक्स हैं और इसमें से क्या है, कुछ सफिक्स हैं। तो यहाँ पे जो पहला टर्म्स आपका दिया है पेरी, तो पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड। याद रखना अगर ये पेरी किसी भी वर्ड में लगा होगा तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे जो टर्म्स होगा वो किससे रिलेटेड होगा, अराउंड से रिलेटेड होगा। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल के जो चारों साइड का एरिया होता है ना, उसकी जो पूरी लेंथ होती है उसको निकालते हैं। आई बात समझ में? या फिर यहाँ पे एक टर्म्स है आपका एंडो। एंडो अगर कहीं भी टर्म्स लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, इनर साइड, मतलब अंदर की तरफ। ओके, इसके बाद एक्सो। एक्सो अगर कहीं भी लगा हो तो एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड होता है। इसके बाद अगला है डॉन्टिक्स। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि डॉन्टिक्स लगा हो तो ये बेसिकली किससे संबंधित होता है, टीथ से संबंधित होता है। ओके, इसके बाद है स्फिग्मोस। ये नया वर्ड है। स्फिग्मोस का मतलब होता है अगर ये कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब होता है पल्स। और पल्स आपको पता ही है कि आपके हैंड में या आपके यहाँ पे शोल्डर पे, ये सारी यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी पल्स होती हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका पल्स ही क्या करता है, वो चेक करता है। ओके, इसके बाद है थर्मो। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है। जैसे आपने सुना होगा थर्मल पावर, जिसमें आपने एक महारत्न कंपनी का भी नाम सुना होगा, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, तो वहाँ थर्मो टर्म्स लगा हुआ है। इसके बाद है बैरोस। बैरोस का मतलब क्या होता है, प्रेशर, दबाव एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हो। मीन्स आपके ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है, आप किसी चीज़ के ऊपर क्या प्रेशर डाल रहे हो, वो अगर लगा होगा कौन सा, बैरोस, तो ये बेसिकली उसी के रिगार्डिंग ही बात करेगा। इसके बाद है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर, और मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। ओके, अब एक काम करते हैं, एक एक टर्म्स को देखते हैं। और याद रखना ये लेक्चर आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और आपको ये बहुत ही आज इजी लगने वाला है। और अब हम इसमें से पहला उठाते, देखो पेरी। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड। वेरी गुड। और इसमें जो डॉन आया है ना, ये किससे आया हुआ है, टीथ से आया हुआ, तो मतलब ये दांत के चारों तरफ की बात करने वाला है कुछ। और IST कहीं भी लगा हो तो मैंने आपको बताया था, IST लगा हो तो बेसिकली स्पेशलिस्ट होता है, पर्सन के रिगार्डिंग ही हम बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा आर्टिस्ट, केमिस्ट, उसमें भी IST लगा हुआ है। तो पेरिडोंटिस्ट हो जाएगा गम स्पेशलिस्ट। गम का मतलब हो गया कि जो आपके टीथ के चारों साइड जो गम होता है ना, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको किसके पास जाना, पेरी
डॉन्टिस्ट के पास जाना है। या गम के सहारे जब आपके टीथ में गैप आ जाता है ना, तो उसमें वो क्या करता है, ब्रेस लगाता है, और उससे क्या होते हैं, दांत आपके एक शेप में आ जाते हैं। आपने ये पिक्चर बहुत देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा। तो वो कौन लगाता है, पेरीडोंटिस्ट लगाता है। आई होप ये टर्म्स क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आते हैं सेकंड वाले पर, और यहाँ पे क्या लिखा है, गौर से देखिए, एंडो। और एंडो का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, इनसाइड एक तरीके से। और दूसरा इसमें क्या दिया है, वही डॉन्टिक्स यहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, टीथ। जब ये टीथ हो गया और IST लगा हो तो ये बेसिकली क्या हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। तो यहाँ पे एंडोडोंटिस्ट होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बेसिकली दांत के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करता है वो कौन करता है, एंडोडोंटिस्ट। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने दांत के अंदर कोई ना कोई क्या करते हैं, केमिकल भरवा लेते हैं। तो जो केमिकल भरने का काम करता है वो कौन करता है, एंडोडोंटिस्ट। और वो बेसिकली किसके थ्रू करता है, रूट कैनाल के थ्रू करता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वो क्या करता है, मशीन के थ्रू दांत के अंदर ड्रिल करता है, जो उसमें मतलब प्रॉब्लम जो होती है, जो सड़न होती है, उसको बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद उसमें कुछ केमिकल को भर देता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आते हैं एक्सो। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और डॉन्ट आपको पता ही इसका मतलब क्या होता है, टीथ। और IST लगा हो तो ये बेसिकली क्या होता है, हाँ, ये होता है स्पेशलिस्ट। तो अब याद रखना, एक्सोडोंटिस्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, जब आपका दांत खराब हो जाता है, जब आप रूट कैनाल भी नहीं करवा सकते, तो या फिर आप उसमें कुछ वायर भी नहीं लगवा सकते, तो उस केस में लास्ट आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि उसको एक्सट्रैक्ट करवा दें, मतलब बाहर निकलवा दें। तो जो निकालने का काम करता है वो कौन करता है, एक्सोडोंटिस्ट करता है। मीन्स आपके दांतों को वो क्या करता है, टीथ को बाहर निकालने का काम करता है। अब इसमें एक चीज और समझ लेना, जैसे आई लगा है, सॉरी सी लगा है, ये लगा है सी। तो जब सी लगा होता है ना, तो बेसिकली ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। जैसे ऐसे बनेगा, पेरीडोंटिक, एक्सोडोंटिक और एंडोडोंटिक। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। जैसे आप जब हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो आप वहाँ पूछ सकते हो क्या कि पेरीडोंटिक डिपार्टमेंट कहाँ पे है, या एंडोडोंटिक डिपार्टमेंट कहाँ है। बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि वो जो डिपार्टमेंट है ना, वो किससे संबंधित है, पेरीडोंटिक, समझ गए, जहाँ पे गम वम के रिगार्डिंग मतलब काम होता है। एक्सोडोंटिक मतलब जहाँ पे रूट कैनाल उस डिपार्टमेंट में होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जिसका नाम क्या है, थर्मो। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, हीट। और जो मीटर टर्म्स आया हो मेट्रॉन से आया हुआ, कहाँ से, ये मेट्रॉन है। तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का मतलब होता है कि एक ये ऐसी डिवाइस होती है ना जो टेम्परेचर मेजरमेंट करती है। जैसे आपको फीवर होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो जो डॉक्टर होता है ना, वो थर्मोमीटर ही सबसे पहले आपको लगाता है, मतलब आपके मुंह में, मतलब वो मुंह के माउथ के थ्रू वो चेक कर सकता है, या फिर यहाँ पे भी लगाता है आपके साइड में। तो वो जो होता है वो क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। या फिर आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ भी आप थर्मोमीटर के थ्रू पता कर सकते हो कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है। आगे है आपका बैरोमीटर, नाम से समझ में आ रहा है, बैरो। बैरो का मतलब क्या होता है, वेट। वेट का मतलब दबाव, प्रेशर। और मीटर जैसा कि आपको पता ही है, मीटर का मतलब क्या हो गया, मेजर। मीन्स एक ऐसी डिवाइस जो बेसिकली क्या मेजर करे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें क्या प्रेशर पड़ रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है हम लोग के ऊपर, वो जो मेजरमेंट करता है वो कौन करता है, बैरोमीटर करता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ एरिया ऐसे ही है इस मतलब अर्थ पे, जहाँ पे जाओगे वहाँ पे प्रेशर बहुत पड़ता है, या फिर आप जितना ऊपर जाओगे वहाँ पे प्रेशर कैसा पड़ता है, हैं? हाँ, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कम पड़ता है या ज़्यादा पड़ता है ऊपर जाने पर। इसके बाद ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या प्रेशर पड़ता है, कम पड़ता है ज़्यादा पड़ता है।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर का यूज हम करते हैं। आपने देखा होगा ना, तूफान उफान आने वाला होता है तो उस केस में क्या होता है, बैरोमीटर डाउन होने लगता है, ऐसा होता है नहीं होता है, तो वो इसी के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद स्फिग्मॉस, स्फिग्मॉस का मतलब होता है पल्स, पल्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिया स्फिग्मो, ये दिया है, और यहाँ पे मीटर दिया है। तो स्फिग्मेनोमीटर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम अपने ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, कि मीन्स हमारा जो ब्लड का प्रेशर है ना वो कितना ज़्यादा है। बहुत लोगों का क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी हाई हो जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर उन लोगों का होता है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं, किसको लेकर, काम को लेकर, फैमिली को लेकर, पड़ोसी को लेकर। ऐसे लोग जो होते हैं ना उनके साथ ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए कूल रहा करिए आप लोग भी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कूल होके स्टडी करेंगे ना तो आपका जो माइंड होगा वो दूना काम करेगा। इसलिए कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा बिलीव किया करिए, मीन्स योगा करिए, रनिंग करिए, डांस करिए आधे 1 घंटे डेली तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्फिग्मेनोमीटर। बेसिकली ये कुछ लोग तो अपने घर पे भी रखते हैं, जिनके घर में जैसे बुजुर्ग लोग हैं बेचारे, अब वो कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे, पता चला उनका बीपी रोज हाई हो रहा है, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त दाबी। अब इसके बाद आते हैं एंडोगैमी और एक्सोगैमी। अभी मैंने आपको बताया था एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, इनर साइड, और एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। और जो गैमी आया है ना वो गैमोस से आया है, किससे, गैमोस से आया है। और गैमोस का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, मैरिज होता है। तो याद रखना, जब कोई पर्सन अपनी सेम कम्युनिटी में शादी करता है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोगैमी बोलते हैं। और जब कोई दूसरी कम्युनिटी में जाके शादी कर ले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी बोलते हैं। अब जो करने वाला होगा वो होगा कौन, एंडोगैमिस्ट, मतलब IST लगा दो, और एक्सोगैमिस्ट IST लगा दो, खत्म काम। क्योंकि ये लगाने पर वही हो जाता है, पर्सन की हम बात करने लगते हैं। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि मतलब मैरिज इन सेम कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी उसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोगैमी। और मैरिज इन आउटसाइड कम्युनिटी, मतलब जो हम दूसरी कम्युनिटी में शादी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। नहीं तो आपने देखा होगा एंडोस्कोपी, नाम सुना होगा आपने। एंडोस्कोपी में पता क्या होता है, एक इतनी बड़ी सी आई थिंक कोई पाइप वाइप होता है, और डॉक्टर क्या करता है, ऐसे आपके माउथ के अंदर और ऐसे पेट में डाल देता है, और फिर चेकअप करता है कि आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो वहाँ एंडो है, एंडो का मतलब अंदर की साइड वो डालता है, समझ गए, और उसके थ्रू पता हो जाता है उसको कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम इधर वाले पोर्शन पर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऑस्टियन, ऑस्टियन अगर कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, बोन के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। पैथोस, पैथोस का मतलब क्या होता है, डिसीज, बीमारी। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी में पैथोस से ही बना है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम डिसीज के रिगार्डिंग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और पैथोलॉजिस्ट होता है करने वाला, तो उसमें भी पैथोस ही है। तो उसमें जैसे फीवर किसी को, तो कौन किस टाइप का फीवर है, मतलब उसको डेंगू है या चिकनगुनिया या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती वो इसी में चेक किया जाता है, समझ गए। ब्लड और ब्लड का सैंपल वैम्पल लेते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, 8 होता है, कहीं भी लगाओ तो 8 होता है। ऑक्टागॉन आपने सुना होगा, समझ गए मैथमेटिक्स में। और इसके बाद है प्लेटस, तो प्लेटस, प्लेटस का मतलब क्या होता है, फ्लैट होता है, याद रखना। हाँ, जैसे आपके पैर के नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो कैसा है, फ्लैट है, समझ गए, तो वो प्लेटस होता है। IUM, IUM कहीं लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, प्लेस के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, प्लेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे म्यूजियम है
तो म्यूजियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम। उसमें भी यूएम लगा है। ऑडिटोरियम आपने सुना होगा। ऑडिटोरियम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम बैठकर लेक्चर या सेमिनार को क्या करते हैं, सुनते हैं, या कोई परफॉर्मेंस होता है, डांस वांस, तो उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। इसके बाद है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, ऐसे। ट्राई का मतलब होता है 3, समझ गए। जैसे आपने ट्राइंगल सुना होगा, उसमें कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगुलर होता है मतलब एक ऐसा शेप जिसका ट्रायंगल की तरह शेप हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर बोलते हैं। इसके बाद है पोस या पोडस। इनका मतलब क्या होता है, फुट होता है, क्या, पैर, पैर के रिगार्डिंग होती है बात। अब एक काम करते हैं, अभी देखो आपको कितना इजी होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद हो जाएंगी। देखो ऑक्टा, तो ऑक्टा से क्या आया, ऑक्टा। पस यहाँ से आया है, तो अब देखना इसका मतलब क्या हो गया, 8, और इसका मतलब क्या हो गया, फुट। तो मतलब 8 पैर वाला एनिमल, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके कितने पैर हों, 8 पैर हों, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस बोलते हैं। जैसे आपने फीफा वर्ल्ड कप सुना होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप में एक ऑक्टोपस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। आई थिंक मुझे याद नहीं है वो कौन से ईयर का फीफा वर्ल्ड कप था, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से ईयर का था। तो उसमें ऐसा माना जाता था कि उसके वो जहाँ पे वो रहता था ना, उसके एक्वेरियम में, तो उसमें क्या होता था, 2 टीम का वो फ्लैग ऐसे गिरा दिया जाता था, तो वो जिसकी तरफ जाता था ना और वो जिसको टच करता था वो टीम विनर हो जाती थी। इवन फाइनल मैच तक ऐसा हुआ था, और ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल सही हुआ था वो बात। तो ऑक्टोपस क्या होता है, 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, मतलब 8 पैर वाला जो समुद्री जीव होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस बोलते हैं। आपने जरूर देखा होगा 100%। आगे दिया देखो प्लेटस। प्लेटस का मतलब क्या था, फ्लैट। यहाँ पे ये टर्म्स आया हुआ है, आया है, बिल्कुल आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लैट। और पस का मतलब यहाँ से आया हुआ, तो पैर हो गया। मतलब एक ऐसा एनिमल जिसका पैर कैसा हो, एकदम फ्लैट हो, समझ गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटिपस बोलते हैं। जैसे आपने डक देखा होगा, तो डक का जो नीचे का पैर होता है ना, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, हाँ। या फिर आप नेट पे भी डालोगे ना, तो आपको ऐसे एनिमल्स मिल जाएंगे जिनके पैर कैसे होते हैं, वैसे फ्लैट होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटिपस बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं पोडियम। बहुत ही सिंपल है, IUM लगा हो तो क्या होता है, प्लेस। क्या होता है, प्लेस। और पॉड, पॉड यहाँ पे लगा हुआ, तो पॉड जो आया हो पोडस से आया है, तो पॉड का मतलब यहाँ क्या हो गया, फुट हो गया, मतलब पैर। मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर स्पीकर खड़े होके कोई भी बात को बोलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पोडियम बोलते हैं। मेरे पास भी है, साइड में ही है, अगर बोलो तो आप लोग दिखा दें। देख लो जरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरा खुद का पोडियम है। तो समझ गए आप, जैसे मैं खड़े होके ऐसे आपसे बोलूँगा, तो इस पे हम अपने बुक्स को रख सकते हैं, अपने मार्कर को भी आराम से रख सकते हैं, अपने आप को कंफर्ट जोन में ऐसे मतलब खड़े होके पढ़ा भी सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोडियम। अब आपके मन में एक डाउट भी होगा, वो नीचे वाला कौन सा होता है, तो नीचे वाले को डाइस बोलते हैं, समझ गए, उसको डाइस बोलते हैं। तो पोडियम क्या होता है, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, मतलब जिसमें स्पीकर्स खड़े होके क्या करता है, अपनी बात को बोलता है। ये ज़्यादातर आपको सेमिनार में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस पर ट्राईपॉड। ट्राई का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, 3 अभी बताया था मैंने। ट्राइलेटरल होता है, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जिसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। एक बाइलेटरल होता है जिसमें 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, समझ गए। तो ट्राई का मतलब क्या हो गया, 3। और पॉड कहाँ से आया, पोडस से आया है। तो मीन्स एक ऐसा स्टैंड जिसमें 3 लेग हों, ये मतलब इस टाइप का। अब याद रखना, जो मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो कैमरा लगा है ना, वो ट्राईपॉड पे ही लगा हुआ है, समझ गए, ये आपने ज़रूर देखा होगा। तो ट्राईपॉड का मतलब क्या हो गया, 3 पैर वाला स्टैंड जिसको हम कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दिया ऑस्टियोपैथी। तो देखो ऑस्टियोन से आया ऑस्टियो, और पैथोस से आया है पैथी। पैथोस से क्या है, पैथी। मतलब ऑस्टियोपैथी में क्या होता है कि बोन रिलेटेड जो स्पेशलिटी होती है ना, वो हम किस में देखते हैं, ऑस्टियोपैथी में। जैसे बोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, किसी को जैसे पेन होता है,
या बोन में कभी देखा होगा बोन बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, किसकी वजह से? विटामिन्स की वजह से। जैसे ऐसा माना जाता है कि बोन के लिए जो सबसे अच्छा विटामिन होता है डी होता है, ऐसा मैंने सुना है शायद। तो वो जो होती है मतलब आपके बोन में जब कोई भी दिक्कत आती है तो उसके रिगार्डिंग जो हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं? ऑस्टियोपैथी के थ्रू करते हैं, जिसको यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है? अस्थि चिकित्सा। मतलब हड्डी के रिगार्डिंग, मतलब बोन के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम या जो भी स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? ऑस्टियोपैथी में की जाती है। अब यहाँ पे एक टर्म्स आया ऑस्टियोपैथ। अब देखो ऑस्टियो टर्म्स आपको पता ही है, ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया? बोन, और पैथॉस से क्या आया? पैथ आया है। क्या है? पैथ आया है, तो वहाँ से पैथॉस है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? डिसीज। क्या हो गया? डिसीज। अब देखना जरा ध्यान से, मीन्स बोन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीज आपको है, बोन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डिसीज है, तो इसमें बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं ना उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली मसाज के थ्रू या स्ट्रेचिंग के थ्रू क्या करते हैं? सही करते हैं। मतलब वो प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जैसे आप सपोज करो रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग करते हुए कभी कभी क्या होता है? आपका जो पैर होता है ना वैसे मोच खा जाता है, मतलब उसमें स्ट्रेन आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको हुई तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है? घर में ही कुछ लोग ऐसे मालिश वालिश करके उसको ठीक कर देते हैं, या फिर इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स भी होते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी बोन कहाँ पे होती है, और उसको प्रॉपर तरीके से मसाज के थ्रू उसको क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। और जब वो सेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होती है? वो जो आपकी प्रॉब्लम होती है, जो आपको पेन होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? दूर हो जाता है। आई होप ये टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें थोड़े से कुछ और वर्ड्स हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हम ये सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं, किसका? प्रैक्टिशनर्स का। तो इसमें पहला क्या है? कायरो है। कायरो का मतलब क्या होता है? हैंड। ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? हैंड होता है। और मैंसी का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी बताना, या आगे की बात जो हम बताते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिक्शन बोलते हैं। आगे दिया ग्राफियन या ग्राफ। ग्राफियन या ग्राफ कहीं भी लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है? टू राइट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में भी वही लिखा है ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब हो गया कि वो कोई चीज वहां पे क्या है? लिखी हुई है। आगे है कैली। कैली का मतलब होता है ब्यूटी, या कैली का मतलब होता है शुद्ध, या प्लेजेंट भी आप बोल सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कैलीफोनी एक टर्म्स होता है। कैली में क्या है? देखो उसमें एक टर्म्स लगा है कैली और एक लगा है फोन। फोन से क्या बना? फोनी बना है। तो मतलब एक ऐसी आवाज जो आपको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलीफोनी बोलते हैं। आगे दिया कैकोस। कैकोस का मतलब था बैड या अगली। मतलब अगर कैकोस कहीं भी लगाओ तो इसका मतलब क्या हो जाता है? बैड या अगली, या एक तरीके से खराब जिसको बोल सकते हो। तो आपका कैकोफोनी भी होता है, जैसे कौवे की जो आवाज़ होती है, क्रो की जो साउंड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कैकोफोनी होता है। अब एक काम करते हैं, एक एक चीज़ को यहाँ चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो कायरो है, कायरो और ये प्रैक्टिस से आया हुआ, प्रैक्ट जो है ना वो प्रैक्टिस से आया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कायरोप्रैक्ट। अब कायरोप्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम हैंड के थ्रू जो भी आपको पेन होता है, चाहे वो आपके बैक साइड में पेन हो, जैसे बैकबोन में कोई पेन हो, या नर्वस में जो भी आपके नर्व्स हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? कायरोप्रैक्ट के थ्रू करते हैं। ये क्या होता है? मेथड होता है, या एक तरीका होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मतलब जब आपके नर्वस में कोई खिंचाव आ जाता है या स्ट्रेन आ जाता है तो आप मसाज के थ्रू उसको क्या करते हो? सही करवा लेते हो। अच्छा, अब वो जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरोप्रैक्टर। ये करने वाला हो गया। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आते हैं कायरो, ये है। और पोडस, मैंने एक टर्म से बताया था पोडस। पोडस का मतलब क्या होता है? फुट, या जिसको हम बोलते हैं पैर। समझ गए? तो कायरोपोडिस्ट क्या होता है? जब आपके पैर में जैसे कोई इंजरी आ जाए, नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं हैंड के द्वारा, तो उसी को, अब याद रखना ये हैंड है, ये क्या? हैंड है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कायरोपोडिस्ट। मतलब ट्रीट्स माइनर फुट एलिमेंट्स। मतलब जब आपके
अच्छा, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? बीमारी। मतलब आपके पैर में अगर माइनर सी इंजरी या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हाथ के द्वारा जब उसको हम ठीक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कायरोपोडिस्ट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कायरोग्राफी है। कायरोग्राफी, अब यहाँ ना कायरो का मतलब क्या हो गया? हैंड, और ग्राफी जो आया है ना वो ग्राफियन से आया है। यहाँ पे ग्राफियन, ग्राफियन का मतलब क्या? टू राइट। क्या? टू राइट। मीन्स जब हम हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कायरोग्राफी। जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम उसको बोल सकते हैं कायरोग्राफी। क्यों? क्योंकि वो हैंड से लिखी हुई है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैर से भी लिख देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से भी लिख देते हैं। ऐसा होता है, आप ही लोगों में से कोई ट्रेंड ऐसा बंदा होगा। आगे दिया कायरोमैंसी। कायरो का मतलब क्या हो गया? हैंड, ये आपको पता ही है। और मैंसी का मतलब क्या हो गया? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। तो याद रखना, जब हम हाथ की रेखाओं को देखकर क्या करते हैं? आपके भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो ये जो हम बताते हैं ना वो किस में बताते हैं? कायरोमैंसी के द्वारा बताते हैं। समझ गए? वो जो मेथड होता है। तो पाम रीडिंग मतलब जब हाथ की जो हथेली जो होती है ना उसकी जो रीडिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? पाम रीडिंग। आई होप, जिसको बोलते हैं हस्तरेखा विद्या। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक होता है एस्ट्रोलॉजर भी होता है। एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो भी यही सेम काम करता है। समझ गए? और जो वो मेथड होता है उसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोलॉजी। समझ गए? अब यहाँ पे आ जाओ कैलीग्राफी। तो कैली का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ देख लो, ब्यूटी होता है। कैली मतलब क्या हो गया? ब्यूटी। और ग्राफी जो आया है ग्राफियन से आया है, तो मतलब अच्छी लिखावट। तो याद रखना ये क्या हो गया? टू राइट। मतलब जब हम कोई चीज़ बहुत ही कंसाइज वे में और एक प्रॉपर मीनिंग में जब कोई चीज़ लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। याद रखना, सुंदर जमा के लिखना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुंदर जमा के और कुछ भी उल्टा पल्टा लिख के चले आए, वो नहीं। इसका मतलब होता है सुंदर तो होना चाहिए प्लस उसका मीनिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। इसके बाद है कैकोग्राफी। तो नाम से समझ में आ रहा है कैको। कैको का मतलब क्या होता है? बैड। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफियन से आया तो इसका मतलब क्या होता है? टू राइट। मतलब जब कोई बहुत ही बैड हैंड राइटिंग में लिखता है, मतलब उसकी राइटिंग आपको पढ़ने में नहीं आती है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स लिखते हैं ना, वो ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, तो क्या होता है? कैकोग्राफी होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, बैड हैंड राइटिंग। अच्छा, मैंने एक टर्म्स आपको बताया था कार्डिया। कार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट से संबंधित होता है। और ग्राफ यहाँ पे आया है तो एक ग्राफियन से आया है। क्या? ग्राफियन से, सॉरी ग्राम है। अच्छा, मैंने बताया था ग्राम और ग्राफ दोनों का मतलब क्या होता है? हैंड राइटिंग से संबंधित होता है। याद रखना, ग्राफियन हुआ या ग्राम हुआ, अगर ये कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए तो बेसिकली क्या होता है? राइटिंग से ही संबंधित होता है। तो अब यहाँ देखना, कार्डियोग्राम होता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि जब कोई विजुअल इमेज, जब आपके हार्ट के रिगार्डिंग, मतलब जो भी आपके हार्ट बीट जितना बढ़ रही है और घट रही है, तो उसको एक हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम। और जो वो मशीन करती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ। ये एक तरीके से क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया, और ये एक तरीके से क्या हो गया? वो विजुअल इमेज हो गया। तो मतलब आप इसको आप बोल सकते हो विजुअल इमेज ऑफ हार्ट बीट्स। और आप बोल सकते हो एन इंस्ट्रूमेंट that measures heart beats। ओके, ये आप देख लेना बेटा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो देखो जेरॉन का मतलब क्या होता है? ओल्ड पर्सन। सेनेक्स, ये सेंसेक्स नहीं है, वो सेंसेक्स बॉम्बे वाला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो नहीं है, ये सेनेक्स है। सेनेक्स का मतलब क्या था? ओल्ड, पुराना, बुजुर्ग एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हो। और इसेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग का मतलब हो गया जब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये एक तरीके की क्या है? प्रीफिक्स या सफिक्स। अभी देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखो जेरेंटोलॉजी क्या होता है?
जेरेंटोलॉजी होता है बेसिकली, इसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड पर्सन जो होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि उनकी जैसे रिटायरमेंट हुई तो रिटायरमेंट की वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनकी एज बढ़ रही तो एज की बढ़ने की वजह से उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो जो स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। और जो करने वाला होता है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट। समझ में आई बात या नहीं आई? इसमें याद रखना, कोई मेडिसिन ओडिसिन नहीं दे रहे हैं, ये मत समझ लेना कि इसमें मेडिसिन दिया जा रहा है, नहीं, मेडिसिन नहीं दिया जाता, इसमें हम उनको हील करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो भी उनको दिक्कतें आती हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ लिखा है ना, स्टडी ऑफ ओल्ड एज्ड पर्सन रिगार्डिंग देयर रिटायरमेंट, रिगार्डिंग देयर पेंशंस, रिगार्डिंग देयर ओल्ड एज, ये इसी को हम क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी, जरा विज्ञान जिसको बोलते हैं, जरा विज्ञान। जरा का मतलब क्या होता है, समझ जाओ, अब आप लोग अच्छे बच्चे हो। सेनिलिटी जो आया है ना, सेनेक्स से आया हुआ है, ये जो इसमें टर्म्स है समझना, ITY अगर टर्म्स कहीं लगा हो ना तो याद रखना ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, पॉसिबल से बना है पॉसिबिलिटी, क्या बना है, पॉसिबिलिटी बना है, तो ऐसे ही याद रखना। तो ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसे ये नाउन है। अब इसमें जो ये सेनेक्स है ना, सेनेक्स से क्या बना है, सेनिल बना है। तो इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स इनफिक्स हो गए, मैंने आपको बताया था इनफिक्स भी होते हैं वर्ड। इनफिक्स का मतलब वो वर्ड उसी वर्ड के अंदर क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं या अलग रूप अपना चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब तो हो गया ओल्ड। अब इसका मतलब होता है कि डिटेरियोरेटेड ओल्ड एज। जब डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ जब खराब होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटेरियोरेटेड जिसको कहते हैं। तो जब हमारी एज धीरे धीरे क्या होती है, ढलती है, तो हम किस तरफ बढ़ते हैं, ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो मेथड होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेनिलिटी बोलते हैं। क्या, सेनिलिटी मीन्स आप इसको बोल सकते हो बुढ़ापा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे आपके मम्मी पापा बोलते होंगे, या कभी कभी टीचर भी मजाक में बोल लेते होंगे, मेरा तो अब बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अभी तो समझ जाओ, इसको हम क्या बोलते हैं, सेनिलिटी बोलते हैं। अब आगे दिया है सेनिसेंस जिसको बोलते हैं, सेनिसेंस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ लग रहा है, सेनिसेंस बोलते हैं इसको। ये टर्म्स यहीं से आया है, इसेंट से आया हुआ है। किससे, इसेंट से आया हुआ। इसमें अगर यहाँ वाला टर्म्स देखोगे ना तो ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड एज, मतलब जब हम धीरे धीरे क्या होते हैं, बुजुर्ग होने लगते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेनिसेंस बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है एडोलेसेंट। याद रखना ये टर्म्स और ये टर्म्स एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें इसेंट यहाँ टर्म्स आया हुआ है, ये आया है ग्रोइंग, और इसमें भी शायद यही टर्म्स आपका आया हुआ है। अब देखो, एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, युवा। युवा का मतलब क्या हो गया कि जब हमारी एज, जब एक क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, 18 साल 19 साल 20 साल के जब हम हो जाते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम बोलते हैं युवा अवस्था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, युवा अवस्था। और इसके बाद एक कन्वलेसेंट होता है, जब हम किसी बीमारी से दोबारा बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद हमारे स्वास्थ्य में या हमारे हेल्थ में क्या होता है, चेंजेस आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वलेसेंट बोलते हैं। यहाँ पे दिया ना, ग्रोइंग हेल्थ अगेन। जैसे कोई एक बंदा है और बेचारा बहुत दिन से बीमार है, और बीमार होने के बाद फिर वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे जो ठीक होता है ना, वो जो उसका एज होता है वो क्या होता है, कन्वलेसेंट होता है। ये बहुत आता है, एसएससी में बहुत पूछती है एसएससी। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा सीनियर। तो सीनियर जो टर्म्स बना है ना, वो कहाँ से बना है, सेनेक्स से बना है यहाँ पे। तो सीनियर हम किन लोगों को बोलते हैं, जो हमसे एज में भी बड़ा हो सकते हैं या पोस्ट में भी बड़ा हो सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं। तो ये जो सीनियर टर्म्स है, सेनेक्स से आया है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक टर्म्स आपने सेनेट भी सुना होगा, क्या, सीनेट सुना होगा। और सीनेट जो चलता है, ये बेसिकली हम राज्यसभा को बोलते हैं, ये अमेरिका में चलता है। अमेरिका में जो वहाँ की पार्लियामेंट है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वहाँ का क्या है, सीनेट है, और एक दूसरा कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, वो दूसरे वाले का नाम क्या है। मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप बताइएगा मुझे। तो सीनेट में ऐसे लोग बैठते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, या जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं।
या इसी को हम एक सभा और भी बोलते हैं, बुजुर्गों की जो काउंसिल होती है, जैसे अपने इंडिया में ना राज्यसभा, तो वो उसमें जो बेसिकली लोग होते हैं ना वही होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो अच्छा, उनमें क्या होता है, पावर कम होता है। पावर जो सबसे ज़्यादा होता है वो लोकसभा का होता है, क्यों? क्योंकि वो जनता के वास्तविक प्रतिनिधि वही लोग होते हैं। तो सीनेट का मतलब क्या होता है, सीनेट भी यहीं से आया है, सेनेक्स से आया हुआ है, और सीनेट का मतलब होता है ओरिजिनली अ काउंसिल ऑफ ओल्डर, मतलब एक ऐसी सभा जिसमें ज़्यादातर लोग कैसे हों, ओल्डर हों। इसी को हम ओल्डर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओल्डर हाउस। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो आई होप ये बात जो मैंने आपको समझाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आप एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, और अपना केयर करना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। मे गॉड ब्लेस यू।